हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं असम वर्मा। आप लोगों का एक बार पुनः स्वागत करता हूं मनु हिंदी क्लासेज में। तो जैसा कि आप लोगों को विदित है कि एचपीएससी का असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम 1 जून को है। और एचपीएससी का असिस्टेंट प्रोफेसर का सिलेबस जो है, अगर आप लोगों ने ध्यान दिया होगा, देखा होगा, तो उसका सिलेबस और नेट जेआरएफ का सिलेबस लगभग लगभग क्या पूरा ही सेम है। वही सिलेबस, नेट जेआरएफ का सिलेबस जो है उन लोगों ने उठा के वही सिलेबस कॉपी पेस्ट कर दिया है। जी। तो हम लोग हम चाहते हैं कि अगर जो बच्चे उसकी तैयारी कर रहे हैं तो उनको चाहिए कि जो नेट जेआरएफ के पीवाईक्यू हैं उनको अच्छे से सॉल्व करें। और जब सिलेबस वही है तो उसी पैटर्न पर एचपीएससी का एग्ज़ाम भी होना चाहिए। तो इसी क्रम में हम लोग नेट जेआरएफ का पीवाईक्यू का 2023 का जो जून में एग्ज़ाम हुआ था उसको सॉल्व करेंगे। चलिए आइए देखते हैं हम लोग। तो अब पहला क्वेश्चन है, आप देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस पात्र का संबंध चंद्रगुप्त नाटक से नहीं है। नहीं है कह रहा है, क्वेश्चन पे ध्यान देना है इस चीज़ कि चंद्रगुप्त नाटक का नहीं है, तो इसमें जयमाला सही होगा। दूसरा विकल्प जो है हम लोगों का सही हो जाएगा, जयमाला। ठीक, जयमाला देखते हैं कि जयमाला सही है इसमें। सेकंड चीज़ इसमें देखते हैं कि अब 2-3 चीज़ें और हम इसी के साथ जान लेते हैं कि चंद्रगुप्त नाटक जो है उसका प्रकाशन वर्ष कब है, 1931 में हुआ था। ठीक, और उसके प्रमुख पात्र हैं, ये चीज़ें हम लोग देख लेंगे। एलिस है, अलका, लीला, कल्याणी, सुहासिनी, मालविका, कार्नेलिया, नीला, चंद्रगुप्त आदि। दूसरी चीज़ है, अब इसके क्रम में हम देखते हैं कि जयशंकर प्रसाद के 2 नाटक और लगे हुए हैं हमारे सिलेबस में। उनमें से एक है स्कंदगुप्त, 1928 उसका प्रकाशन वर्ष है, और एक है ध्रुव स्वामी, उसका है 1933। तो हम लोग देखते हैं, अभी तक क्वेश्चन जो पूछे जाते थे नेट जेआरएफ में वो ऐसे थे कि आपका केवल पूछ लेता था कि प्रकाशन वर्ष पूछ लेता था और बहुत पूछता था कितने अंक हैं। मगर अब आप पिछले टाइम देखेंगे 2023 में जो दिसंबर का एग्ज़ाम हुआ था उसमें उन्होंने ये भी पूछा है कि कितने दृश्य हैं। तो आपको याद करने हैं कि देखते हैं, चंद्रगुप्त नाटक में हमारे 44 दृश्य हैं और गीतों की संख्या 13 है। फिर दूसरा देखते हैं स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त में अंक 5 हैं, दृश्य 33 है, गीत जो है 17 है। ये चीज़ हम लोग देख लेते हैं। उसके बाद आगे फिर देखेंगे स्कंदगुप्त के जो प्रमुख पात्र हैं उसमें हम देखते हैं कुमारगुप्त, पर्णदत्त, बंधुवर्मा, मातृगुप्त, प्रपंचबुद्धि, सर्वनाग, पुरगुप्त, भट्टारक, खिंगिल, प्रख्यात, कीर्ति आदि आदि। ठीक, फिर दूसरा क्वेश्चन आते हैं, हम लोग दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं कि दूसरा क्वेश्चन हम लोगों का है कि ब्रजकिशोर निम्नलिखित में से किस उपन्यास का पात्र। ये तो आप लोगों को उम्मीद करता हूँ कि पता ही होगा। ये हमारे हैं परीक्षा गुरु उपन्यास के। ठीक है, इसका प्रकाशन वर्ष क्या है, उम्मीद करता हूँ आपको पता होगा, 1882 है। ठीक, खैर इसमें लिखा भी हुआ, अगर आप लोग देखेंगे तो लिखा हुआ 1882। फिर दूसरी चीज़ इसमें देखते हैं कि इसमें कितने प्रकरण, 41 प्रकरण हैं। और अगर आप लोग नेट जेआरएफ की तैयारी सीएस होकर कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो अब जो है प्रकरण के नाम भी पूछने लगा है। तो आपको कम से कम पहले के 8 से 10 प्रकरण और अंतिम के 4 से 5 प्रकरण याद, कम से कम इतने प्रकरण आपको याद होने चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ देखते हैं। दूसरा फिर देखते हैं हम कि देवरानी जेठानी की कहानी हम लोग उपन्यास में, नेट जेआरएफ के उपन्यास में लगा हुआ है। उसमें देखते हैं कि 1870 में इसका प्रकाशन हुआ था और इसके लेखक जो है पंडित गौरी दत्त हैं। इसको प्रथम उपन्यास कौन मानता है, गोपाल राय के अनुसार गोपाल राय इनको प्रथम उपन्यास मानते हैं कि जो है ये प्रथम उपन्यास है। गोपाल राय प्रथम उपन्यास मानते हैं देवरानी जेठानी की कहानी को। ठीक, इसी क्रम में हम आगे चलते हैं देखते हुए कि देवरानी जेठानी के जो प्रमुख पात्र हैं उनको भी देख लेते हैं। जो अक्सर पूछा जाता है कि कौन कौन से इसके प्रमुख पात्र हैं, तो प्रमुख पात्रों में हम लोग देखेंगे कि सर्वसुख, पार्वती, सुखदेई, दौलत राम, छोटे लाल, ज्ञानू, आनंदी, टिकट नारायण, हरसहाय, काबली। हरसहाय, काबली और टिकट नारायण जो हैं आनंदी, ये जो है गौड़ पात्र हैं। परंतु अब जो है नेट और जेआरएफ के एग्ज़ाम में गौड़ पात्रों को भी पूछने लगा है, तो इसलिए इनको भी याद करना कहीं न कहीं हम लोगों के लिए आवश्यक है। फिर एक उपन्यास और इसमें दिया हुआ है, धरती धरना अपना। धरती धरना अपना एक दलित उपन्यास है। तो मैं कहूँ जिन बच्चों ने टेक्स्ट नहीं पढ़ा है, मैं कहूँगा ये टेक्स्ट पढ़ें। तो ये टेक्स्ट दलित उपन्यास के साथ साथ जो है ये बहुत सारी चीज़ें, एक प्रेम कथा भी अच्छी है इसमें,
और दलित जीवन पर आधारित है। दलित जीवों का भी इसमें कहीं ना कहीं बहुत अच्छे से जिक्र किया गया है। अब इसमें आप देखेंगे इसके जो प्रमुख पात्र हैं, काली की जो प्रेमिका है वो ज्ञानो है, और प्रतापी जो है, प्रतापी उसकी चाची बगल में पड़ोसी है, उसको चाची चाची बोलता है काली। जस्सो मंगू चौधरी विशनदास। मंगू जो है ज्ञानो का भाई है। मंगू कौन है? ज्ञानो का भाई है। ये चीज़ आप देखेंगे। अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो अच्छा, नहीं पढ़ा तो पढ़ लीजिए, क्योंकि बिना इसके पढ़े हुए तो दिक्कत है भाई, क्योंकि क्वेश्चन पेपर का जो पैटर्न है लगभग ऐसे ही आ रहा है। चलिए आगे देखते हैं। हम लोगों का तीसरा क्वेश्चन है कि मिलान करना है कि कौन सा उपन्यास किसका है। तो इसमें कुछ आवारा मसीहा तो लगभग आप लोगों को आता ही होगा। आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर, घर का जोड़ी काशीनाथ सिंह, व्योमकेश दरवेश विश्वनाथ त्रिपाठी, कलम का मजदूर मदन गोपाल। कलम का मजदूर मदन गोपाल एक, आप देखेंगे कलम का मजदूर मदन गोपाल, और उसके साथ में आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर। ये दो उपन्यास तो लगभग आप सब लोगों को पता ही होंगे। इसी क्रम में चलिए हम लोग आगे देखते हैं। चौथा क्वेश्चन है बच्चन सिंह किस कहानी का पात्र है। आप देखेंगे कि बच्चन सिंह जो है पूछ रहा है किस कहानी का पात्र है। तो कहानी हम लोगों के उपन्यास में लगी हुई राजा निर्वंशिया। तो जिन लोगों ने राजा निर्वंशिया पढ़ा होगा उनको पता होगा कि बच्चन सिंह इस कहानी का पात्र है, मुख्य पात्र है राजा निर्वंशिया का। इसका प्रकाशन 1957 है, और इसमें बहुत सारे पात्र नहीं है। बच्चन सिंह है, जगपति है, जगपति डॉक्टर रहता है। दयाराम जो है बच्चन सिंह इन्हीं के यहाँ जाते हैं, इनको गोली लग जाती है। जो लुटेरे आ जाते हैं इनके यहाँ, शादी में जाते हैं दयाराम के यहाँ, तभी इनके यहाँ गोली लग जाती है। फिर जगपति सिंह की पहचान होती है, और बच्चन सिंह की पत्नी का नाम है चंदा। जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है तो उन लोगों को लगभग मैं ऐसे पढ़ा रहा हूँ, ऐसे पात्र परिचय दूंगा कि लगभग उनका क्लियर होते चलेगा कि कौन सा पात्र किससे रिलेटेड है। चलिए आगे देखते हैं फिर हम। अब एक कहानी हम लोगों में और लगी हुई है, अमृतसर आ गया। अगर आप लोगों ने पढ़ा हुआ तो अच्छा है। उसका प्रकार इसमें ये चीज़ दिया हुआ है कि हमारी जो अमृतसर आ गया है कहानी कौन से कहानी संग्रह में संकलित है। तो अमृतसर आ गया है पटरियाँ एक कहानी है भीष्म साहिनी की, 1973 में उसका प्रकाशन वर्ष है, उसमें संकलित है। कहानी के उसमें अगर आप लोग पढ़ेंगे तो मैं कहूँगा आप लोगों के साथ में कि जो भी कहानियाँ हम लोगों के सिलेबस में लगी हैं कम से कम आपको पता होना चाहिए कि वो कौन से कहानी संग्रह में संकलित है और उनका प्रकाशन वर्ष। दो चीज़ें तो आपको मिनिमम इतना तो पता ही होनी चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5वां क्वेश्चन है, कहते हैं कथन है कि तुमने इतने दिन मुझे जिस प्रेम से रखा माँ भी न रखती, भगवान मुझे फिर जन्म दे तो तुम्हारी कोख से दे, यही मेरी अभिलाषा है। गोदान उपन्यास में यह कथन किस पात्र का है। अब इसमें आपने देखा होगा गोबर, एक होरी का पुत्र रहता है गोबर, और गोबर की प्रेमिका का नाम है झुनिया। तो झुनिया को जब गोबर लेके चला आता है अपने घर के सामने छोड़ के चला जाता है लखनऊ कमाने के लिए, उसके बाद जब वो रहती है कुछ वर्षों तक प्रेम से उसके घर में रहती है, आराम से रहती है, तब झुनिया जो है धनिया से, जो गोबर की माँ है, धनिया से बोलती है कि देखो धनिया पात्र है, आपको दिखा रहे हैं, आप लोगों को यहाँ पे ध्यान देंगे तो देखेंगे कि धनिया पात्र है। यहाँ पर धनिया जो है गोबर की माँ है और होरी की पत्नी है। झुनिया जो है गोबर की पत्नी है, देखते हैं गोबर की पत्नी है। रूपा और सोना होरी मतलब होरी और धनिया के दो बेटियां हैं। भोला जो है इसमें आप देखेंगे कि भोला जो है झुनिया का पिता है। फिर देखेंगे हीरा एक पात्र है। तो हीरा जो है, हीरा यहाँ पर होरी का भाई है। दाता दीन गांव के पंडित हैं। माता दीन इनके बेटे का नाम है, आप पढ़ेंगे तो ठीक है। माता दीन, सॉरी देखिए, हाँ माता दीन दाता दीन के बेटे का नाम है। मेहता और मालती, इनके तो बहुत सारे कथन हैं, आपको इसमें पढ़ेंगे तो बहुत सारे कथन इन दोनों लोगों के पूछे जाते हैं। अच्छा, रूपा और सोना में बड़ी कौन थी? ये लोग आप लोग मुझे कमेंट में बताएं। ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है या पूछा जा सकता है, जिस हिसाब से पैटर्न चल रहा है उसके हिसाब से पूछा जा सकता है कि रूपा और सोना में बड़ी कौन थी। ठीक है, ये चीज़ आप बताएंगे मुझे। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं
अगला क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन हम लोगों का देखते हैं इसमें कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 31 जुलाई 1947 को गठित देवनागरी लिपि सुधार समिति के अध्यक्ष कौन थे? सुधार समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो यहाँ पर हमारे हो जाए आचार्य नरेंद्र जो अयोध्या के आसपास के होंगे, वहाँ पर आचार्य नरेंद्र एक कृषि विश्वविद्यालय है, उससे आप लोग याद कर लिए, आप लोग हमेशा याद रहेगा, मुझे नहीं लगता भूल जाएंगे। बस हाँ, ये चीज़ एक चीज़ याद रखिएगा कि देवनागरी लिपि सुधार समिति है, और यहीं पर एक है, आप आगे देखेंगे चल के कि लिपि सुधार परिषद, ठीक, लिपि सुधार समिति और लिपि सुधार परिषद। तो लिपि सुधार परिषद के अध्यक्ष कौन थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए। इन दोनों में लिपि सुधार परिषद और लिपि सुधार समिति, इन दोनों में फ़र्क आपको पता होना चाहिए, नहीं तो आप पता चला कि क्वेश्चन गलत करके चले आएंगे। अच्छा ठीक, अगले क्वेश्चन फिर हम लोग चलते हैं, देखते हैं कि संवत 1955 उन्होंने उपन्यास मासिक पत्र निकाला। एक पत्र का नाम है उपन्यास, ठीक है ना। आप लोग देखेंगे कि एक पत्र का नाम है उपन्यास पत्र निकाला। द्वितीय उत्थान काल के भीतर 65 छोटे बड़े उपन्यास लिखकर प्रकाशित किए। आचार्य शुक्ल का यह कथन किस उपन्यास के बारे में है? तो वास्तव में तो शुक्ल का कथन केशवलाल गोस्वामी के बारे में है, परंतु जब आप देखेंगे, आप जो दृष्टि की नोटबुक है उसमें देखेंगे तो जो ये उपन्यास मासिक पत्र है, इसको केशवलाल गोस्वामी और गोपाल राम गहमरी दोनों लोगों ने निकाला था। परंतु इसमें कह रहे हैं कि जो आगे का कथन है उस पर ध्यान दीजिए कि संवत 1955 उन्होंने उपन्यास मासिक पत्र निकाला, ये कथन जो है, और 65 छोटे बड़े उपन्यास लिखकर प्रकाशित किए, इसलिए जो है केशवलाल गोस्वामी को लगाया गया। अगर आपसे केवल इतना पूछता है कि उपन्यास मासिक पत्र किसने निकाला, तो फिर आप उसमें दोनों ऑप्शन सही हैं, कहीं ना कहीं एक ही ऑप्शन आपको मिलेगा, या फिर हो सकता है दोनों ऑप्शन दें, ठीक है ना। तो दो पत्र और आप जान लीजिए, दो पत्रों के बारे में और दिया हुआ है, आपको पता भी होंगे दोनों पत्र। इसमें एक हिंदी प्रदीप बालकृष्ण भट्ट जो का इलाहाबाद से प्रकाशित होता था, प्रयागराज, ठीक, मासिक पत्र है ये भी। और दूसरा पत्र है हंस 1930 मुंशी प्रेमचंद बनारस से प्रकाशित करते थे। ये दोनों पत्र काफ़ी फेमस हैं, लगभग आपको पता ही होगा, नहीं पता है तो याद करिए इसको, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोगों का है, निम्नलिखित में से कौन सी कृति मलूक दास की नहीं है? इनकी एक लाइन तो आपको जरूर याद होगी, दास मलूक का कहे गए सबके दाता राम, अजगर करे न चाकरी पंछी करे न काम, दास मलूक का कहे गए सबके दाता राम। तो मलूक दास को यहाँ से तो आप देख, मतलब ये पंक्ति तो हर विद्यार्थी को याद होगी कम से कम। तो इनका है ज्ञान समुद्र, इनकी रचना नहीं है ज्ञान समुद्र। बाकी इनकी 3 रचनाएं हैं, ज्ञान बोध, रतन खान, भक्ति विवेक। और कौन सी है? भक्ति विवेक, रतन खान, ज्ञान बोध। ये जो 3 रचनाएं हैं मलूक दास की हैं। ज्ञान समुद्र और सुंदर विलास सुंदर दास की रचना, सुंदर विलास और ज्ञान समुद्र। आप देखेंगे ज्ञान समुद्र और सुंदर विलास किसकी रचना है? सुंदर दास की रचना है, ठीक है। फिर आगे हम लोग चलते हैं, अभी देखते हैं आगे क्वेश्चन जो हम लोगों का है 9वां क्वेश्चन। इसमें कहते हैं कि जो उपन्यास आई हुई हैं इनको रचनाओं को क्रम से लगाइए, प्रकाशन वर्ग के क्रम से लगाइए। तो अब अगर आप देखेंगे तो इसमें आपको 2-3 तो उपन्यास पहले कहीं ना कहीं आपने पढ़ रखे होंगे, 2-3 रचनाएं तो आपने पहले पढ़ रखी होंगी। तो पहले इसमें हम देखते हैं कि जैसे क्या नाम है, अकाल में सारस केदारनाथ सिंह, ये तो लगभग आपने पढ़ा ही होगा, ठीक है। दूसरा चांद की वर्तनी राजेश जोशी 2006। जोशी से तो आपको लग रहा होगा कि कहीं ना कहीं लेखक के उत्तराखंड के ही हैं, क्योंकि जोशी टाइटल तो जोशी नेगी उधर ही मिलते हैं। चलिए आगे देखते हैं। फिर सब कुछ बचा होगा, 4 रचनाओं को, 5 रचनाएं, 5 रचनाओं को देख लेते हैं इनका प्रकाशन वर्ष। अपनी केवल धार, इसमें देखते हैं सब कुछ होना बचा रहेगा, विनोद कुमार शुक्ल की रचना है 1992। सब कुछ होना बचा रहेगा 1992 में है, विनोद कुमार शुक्ल की। फिर दूसरी रचना है मगध, श्रीकांत वर्मा की 1984 में आई, ठीक। फिर तीसरी रचना फिर इसमें है अपनी केवल धार 1980 में अपनी केवल धार 1980 में आई, ठीक है। फिर उसके बाद देखते हैं कि चांद की वर्तनी राजेश जोशी 2006, ये हमने देखा। अकाल में सारस 1988। बाकी अब इनका बता ही दिए हैं प्रकाशन वर्ष, इनको क्रम से लगा लीजिए, हो गया क्वेश्चन। फिर आगे हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं
और देखते हैं नननपुर हाट का जिक्र किस कहानी में हुआ है। तो जिन विद्यार्थियों ने कहानी पढ़ी होगी, तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम, तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम, तो ये कहानी बहुत प्रसिद्ध है। इस कहानी से लगभग हर वर्ष एक क्वेश्चन तो आ ही जाता है, नहीं एक साल, मतलब साल में 2 एग्ज़ाम होते हैं, तो एक ना एक साइकिल में आ ही जाता है, पूछ ही लेते हैं इससे संबंधित कोई ना कोई क्वेश्चन। तो एक बार मुझे 2023 में ही शायद जो दिसंबर वाला एग्ज़ाम हुआ है, उसमें इन लोगों ने जितने जगहों के नाम आए उनको दिया था क्रम से लगाइए। तो आपको जितने जगहों के नाम आते हैं वो आपको पता होने चाहिए कि इसमें कौन कौन सी जगह के नाम आते हैं। तो कोसी का घटवार कहाँ से है, नननपुर हाट। इसका प्रकाशन वर्ष हम देख लेते हैं, हम वो इसका प्रकाशन वर्ष इसका देख लेते हैं। और एक है एक टोकरी भर मिट्टी, 1901 में इसका प्रकाशन वर्ष है। और इसकी पत्रिका कौन सी, छत्तीसगढ़ मित्र में प्रकाशित हुआ था। एक पत्र पूछ लेता है कि कौन सी पत्रिका में प्रकाशित हुआ था उसमें, तो ये आपको पता होना चाहिए कि एक टोकरी भर मिट्टी भी हमारी कहानी, मतलब कहानियों के सिलेबस में लगी हुई है, नेट जेआरएफ के सिलेबस में। इसमें एक चीज़ और देखते हैं हम कि एक टोकरी भर मिट्टी से एक क्वेश्चन 2023 के दिसंबर में पूछा था कि वो जो बुढ़िया है वो अपने जो एक मिट्टी लेके जाती है एक टोकरी भर, वो किस चीज़ के लिए लेके जाती है। तो आप लोगों से ये क्वेश्चन है कि वो एक टोकरी भर मिट्टी किस लिए लेके जाती है, मांगने आती है कि हमें चाहिए एक टोकरी भर मिट्टी। और आप लोग कमेंट करके बताएं कि किस लिए लेने आती है वो मिट्टी। फिर आगे देखते हैं, इसी का प्रकाशन वर्ष दिया हुआ मारे गए गुलफाम का 1956 है, और सिक्का बदल गया का 1948 है, सिक्का बदल गया का 48 है, जिन लोगों ने पढ़ा होगा। उसी का घटवार 58 और एक टोकरी भर मिट्टी 1901। ठीक है, फिर आगे आते हैं हम लोग, देखते हैं कि प्रथम प्रकाशन वर्ष के अनुसार रचनाओं का पहले से बाद के क्रम लगाइए। अच्छा, आप चलिए देख लेते हैं। देखिए, भारत के आज आप क्रम जो याद करने का हम ट्रिक बता रहे हैं, तरीका बता रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं आपको थोड़ा मोड़ा तो सहायता मिलनी ही चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं। इसमें रचनाएं हमारी दी हैं उर्वशी, सामधेनी, रसवंती और कुरुक्षेत्र। तो कुरुक्षेत्र, तो अब आप देखिए कि 1947 में आपका देश आज़ाद हुआ, तो इस हिसाब से उसके बाद पूरा भारतवर्ष जो है कुरुक्षेत्र बन गया दूसरे वर्ष, तो इसका जो है 48 हो जाएगा, आपको याद रहना चाहिए। ठीक है, सामधेनी सा उसमें है ही, सामधेनी यानी कि 47, ये भी क्लियर हो गया। रश्मि रथी तो 52 है, उर्वशी 61 है और रसवंती 40 है। इनको क्रम से लगा दीजिए, आपका हो गया क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था कि थियोसॉफिकल सोसाइटी की पहली शाखा भारत के मतलब कौन सी जगह पर, कौन से राज्य में खुली। तो आपको इसमें बताना होगा कि ऑप्शन दिया हुआ मद्रास, मुंबई, कलकत्ता, बनारस। तो बनारस और बॉम्बे दो तो आपको थोड़ा सा अनुमानित हो जाना चाहिए। उस टाइम कलकत्ता, मद्रास से ही, कलकत्ता खासकर बहुत ज़्यादा फेमस था, उसमें ज़्यादातर जो शाखाएँ थी या केंद्र था कलकत्ता था कई चीज़ों का। तो देखेंगे मद्रास में 1875 में। इसके जो संस्थापक कौन कौन हैं, तो इसके संस्थापक में ब्लाटवस्की एंड कर्नल अलकाट, 2 लोग हैं। ये पूछ भी लेता है, तो इसका 2 चीज़ आपको याद होनी चाहिए। प्रकार इसका संस्थापक जो स्थापना का वर्ष है वो एक आपको याद होना चाहिए, और दूसरा आपको याद होना चाहिए कि कहाँ पर इसकी शाखा खुली, मद्रास में, और इसके जो है संस्थापक कौन कौन थे। 3 क्वेश्चन आपको याद होने चाहिए इससे संबंधित। अच्छा, चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन हमारा है स्क्रीन पर। इसमें कथन दिए हुए हैं और उसकी पुष्टि के लिए भी दिए हुए हैं कि सही है कि नहीं सही। कहते हैं कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार नाखूनों का बढ़ना मनुष्य की उस अंध सहजात वृत्ति के परिणाम है जो उसके जीवन में सफलता ले आना चाहती है। उसको काट देना उस स्वनिर्धारित आत्मबंधन का फल है जो चरितार्थ की ओर ले जाती है। तो आप लोगों में जितने लोगों ने नाखून क्यों बढ़ते हैं, अगर निबंध पढ़ा हुआ तब तो ये समझ में आएगा, अन्यथा तो फिर आप लोग तुक्का ही मारेंगे और कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, तो देखते हैं इसका जो अभिकथन ये दिया हुआ है और रीजन, इसका मतलब कारण पढ़ लेते हैं इसका। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के को संदेह है कि शायद ही ऐसा दिन आएगा जब मनुष्य अपनी आसुरी वृत्तियों का परित्याग कर देगा और समस्त संसार हिंसा, घृणा, छीना झपटी के विषाक्त वातावरण से मुक्त हो जाएगा। तो इसमें देखते हैं पहला, तो आप अगर निबंध पढ़े हुए हैं तो पहला जो है कथन जो है आप देखेंगे पूरा आपके निबंध से
मिलता जुलता है। तो इसका कारण जो दिया हुआ है कि क्यों क्यों ऐसा होगा, तो ये चीज़ इससे मैच नहीं कर रहा है, नहीं मिल रहा है, तो इसलिए ये सही है और सही व्याख्या नहीं करता है। ठीक है, ठीक है, अगले क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं। अब इसमें आपको मिलाने के लिए दिया हुआ है, रचनाएं दी हुई हैं, उसके पात्र दिए हुए हैं, इनको मिलाना है आपको। तो हम देखते हैं इसमें एक और द्रोणाचार्य, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, अंधायुग, एक और द्रोणाचार्य लीला, उसकी जो रहता है टीचर, उसकी पत्नी रहती है। दूसरा स्कंदगुप्त कमला, चंद्रगुप्त अलका, तो आपको पहले पढ़ा के हम चले आ रहे हैं। अंधायुग युयुत्सु जो है, आपने अगर अंधायुग पढ़ा होगा तो उसमें देखेंगे कि वो है कौरवों के पक्ष का, कौरवों का भाई है, परंतु पांडवों के पक्ष से लड़ाई करता है। और अंत में अश्वत्थामा उसको कहता रहता है कि तुमने विपक्ष से लड़ाई की। इधर जो है भीम भी उसको बहुत परेशान करते हैं पांडवों के पक्ष से। अंत में तो आप देखेंगे कि युयुत्सु अंधायुग का है। अंधायुग का प्रकाशन वर्ष 1955 में पढ़ा ही होगा फिलहाल। चलिए आगे हम चलते हैं, फिर इसी क्रम में देखते हैं। पिता कहानी से आया हुआ है, जिसके ज्ञान रंजन जो है उसके लेखक हैं। उससे देखते हैं हम कि कथन दिए हुए हैं कि कह रहा है कौन कौन से कथन सही हैं। अब पहला कथन है कि उन्हें आधुनिक सुख सुविधाओं की चाहत नहीं थी, मतलब पिताजी के बारे में कह रहे हैं कि उन्हें आधुनिक सुख सुविधाओं की चाहत नहीं थी। ठीक, दूसरा कह रहे हैं, अब उनको अगर आपने कहानी पढ़ी है तो वो पता, उनको सच में आधुनिक सुख सुविधाओं की चाहत नहीं थी। वो घर के बाहर लेटते थे, बिना पंखा लगा के लेटते थे। दूसरा, वे पैसे जमा कर रखने में यकीन नहीं रखते थे। फिर तीसरा है, वे दूसरों के द्वारा लाई गई चीज़ों की श्रेष्ठता से प्रभावित नहीं होते थे। तो सच में वो उनका बेटा जो है कपड़े लेकर आता है उनके लिए, या कुछ बाहर से चीज़ें लाई जाएँ, लेके आए जाएँ, तो उनको फ़र्क नहीं पड़ता था, विशेष उनके लिए कोई महत्व नहीं रखती थी वो चीज़ें। फिर तीसरा कथन है, चौथा कथन, कि वे 35 वर्षों तक अखंड केवल रामायण और गीता का पाठ करते रहे। अब आप देखेंगे एक क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है नेट जेआरएफ का, जिसमें कहते हैं वह 35 वर्षों तक अखंड केवल रामायण और गीता का पाठ करते रहे। तो ये पूछा जा चुका है एक बार और क्वेश्चन कि कितने वर्षों तक अखंड रामायण और गीता का पाठ करते रहे। ठीक, फिर आप इसी में देखिए पांचवा कथन है कि बाजार से स्वयं खरीद कर लाए गए बिस्किट और फल ही उन्हें पसंद थे। तो बिस्किट वगैरह खरीद के लाते ही नहीं थे, आप अगर कहानी पढ़ेंगे तो। ठीक है, तो इसमें देखते हैं कौन सा, उन्हें आधुनिक ए, सी और फिर डी, 3 विकल्प सही हैं। अच्छा, अब इसमें आप थोड़ा ज्ञान रंजन की और 2-3 रचनाओं को देख लेते हैं। फिर इसमें देख लेते हैं कि इनका प्रकाशन वर्ष देख लेते हैं। पिता का 1965 में प्रकाशन वर्ष, फैंस के इधर उधर 1968, सपना नहीं 1977, छठजीवी 1977 और यात्रा 1971। यात्रा 1971, छठजीवी 1977, सपना नहीं 1977, फैंस के इधर उधर 1968, पिता 1965। ये जो 4 रचनाएं 5 दी हुई हैं, इनको याद कर लीजिएगा, क्योंकि इनको क्रम लगाने से कभी कभी खासकर जो लेखक हमारे सिलेबस में लगे हुए हैं उनकी रचनाओं को क्रम से लगाने के लिए अक्सर देता है, उसे बाहर नहीं आता है रचनाएं जो लगभग जो क्रम लगाने के लिए देते हैं। तो अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं, देखते हैं कि अगला क्वेश्चन है कि अंधायुग नाटक के शीर्षक को क्रम से लगाइए। अब इसमें 5 विकल्प दिए हुए हैं, इनको क्रम से लगाना है। तो पहले देखेंगे, आपको मैं बता देता हूँ, ट्रिक बता देता हूँ कैसे याद करना है, आपको कैसे समझना है चीज़ों को, कभी बार बार याद ना करना पड़े। और ये क्वेश्चन जो है नेट जेआरएफ मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, लगभग हर बार किसी न किसी शिफ्ट में पूछा ही जाता है। तो अब ऐसे याद करिए, कौरव नगरी में पशु का उदय हुआ, कौरव नगरी में पशु का उदय, तो यानी कि सबसे पहले हमारा कौरव नगरी हो जाएगा, फिर पशु का उदय हो जाएगा, बी और डी हो गए। ठीक है, और अब आप तीसरी बात समझ लीजिए, गांधारी का, अगर आप में से जिन लोगों ने महाभारत पढ़ी होगी या देखी होगी, तो गांधारी श्राप सबसे लास्ट में जब देती हैं, जब पूरा युद्ध हो जाता है, भगवान कृष्ण को श्राप देती हैं, वो सबसे लास्ट में श्राप देती है। तो यानी कि हमारा यही समझो कि गांधारी का श्राप सबसे लास्ट में होगा।
और इसके इसके बीच में आ रहा है अश्वत्थामा का अर्ध सत्य। अश्वत्थामा झूठ बोल के और जो उनके बच्चों को मार देता है, पांडवों के शिविर में जाके घुस के मारता है। तो हमारा पहले हो जाएगा बी, फिर डी, फिर सी। अब इसमें देख लेते हैं कि विकल्प है कोई। बी, डी, सी। बी मिल गया हमें, इसका विकल्प जो है विकल्प बी है, तो सही है, बात खत्म है, मार देते हैं, ठीक हो गया। अब देख लीजिए यहाँ पर भी लिखा है कौरव नगरी में पशु का, अश्वत्थामा का अर्धसत्य, गांधारी का श्राप, विजय कर्मी का आत्महत्या और प्रभु की मृत्यु। फिलहाल ये अंक जोड़ा नहीं, ये अंक कोई है नहीं, इसमें 5 अंक है, बात खत्म। प्रकाशन वर्ष 1955 है इसका। ठीक, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं कि 1 मिनट। चंद्रदेव से मेरी बातें। अब चंद्रदेव से मेरी बातें देखते हैं, लेकिन मुझसे कहानी पर मतलब कह रहे हैं किस चीज़ पे व्यंग किया गया। सबसे पहले आपको यहाँ पर ये देखना होगा कि चंद्रदेव के प्रकाशन, चंद्रदेव से मेरी बातें, इसका प्रकाशन वर्ष क्या है। तो ये है 1904। फिर ये लिखा कैसे गया है, ये जो है पत्रात्मक शैली में लिखा गया है। 2 चीज़ें आपकी क्लियर हो गई। अब ऐसे क्वेश्चन के लिए देखिए, आपको बता दूं कि आपको मूल टेक्स्ट तो पढ़ना ही पड़ेगा। बाकी आप रटने के लिए दृष्टि की बुक है या यूट्यूब से बहुत सारे सोर्स ले सकते हैं, परंतु आप अगर मूल टेक्स्ट पढ़ेंगे तो आप खुद कर लेंगे। चलिए देखते हैं। तो उन्होंने अंग्रेज़ों के पक्षपाती नीति पर व्यंग किया है, क्योंकि वो कहती हैं कि आप यहाँ पर जो भी आपने बड़े बड़े अधिकारी हैं, वायसराय हैं या बड़े बड़े अधिकारी आपने जो भी नियुक्त किए हैं, आपने केवल अंग्रेज़ों को नियुक्त किया हुआ है, इस पर व्यंग करते हैं। दूसरा, उस समय जो प्लेग हमारे देश में आया था, कैसे फैला हमारे देश में प्लेग और कैसी कैसी समस्याएं हुई, तो उनकी प्लेग पर विजय न प्राप्त हुआ है, चिकित्सा व्यवस्था पर उन्होंने व्यंग किया। तीसरी चीज़ है कि उस समय हमारे यहाँ के जो लॉर्ड कर्जन 1905 में जो बंगाल का विभाजन हुआ था, तो लॉर्ड कर्जन उस समय को वायसराय थे, उन्हीं के ऊपर जो है व्यंग किया गया है। तो इस हिसाब से ए, बी, डी विकल्प हमारा डी सही हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद जो है अब इसके चंद्रदेव से मेरी बातें जो कहानी है, उसकी लेखिका जो है वो है कि हाँ, तो हम लोग बात कर रहे थे कि इसकी लेखिका कौन है। तो राजेंद्र बाला घोष इसकी लेखिका है। चंद्रदेव से मेरी बातें, प्रकाशन वर्ष 1904। इनकी 3-4 कहानियाँ और हैं, यहीं पर उनके बारे में लिखा गया है। वो कहानियाँ भी कहीं ना कहीं आपको याद कर लेनी चाहिए, क्योंकि उनका भी क्रम लगाने के लिए आपको दे सकता है कि इनका क्रम लगाइए। तो हम लोग देखते हैं इनकी कौन कौन सी कहानियाँ। कुंभ में छोटी बहू, अब इसमें याद करने का तरीका, छोटी बहू छा उसमें भी आ रहा है, और 1906 आपको याद होना चाहिए। दुलाई वाली तो 1907 हमारे में है ही, जिसमें सीता पात्र है, नवल किशोर पात्र है। सीता की उम्र 10 वर्ष है, एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है। बनारस के दशाश्वमेध घाट, मिर्ज़ापुर, इलाहाबाद, आगरा, मुगल सराय, इन सब स्थानों का जिक्र होता है। अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तब समझ रहे होंगे, नहीं पढ़ा रहा होगा तो हो सकता है उड़ रहा हो दिमाग से, क्या ही कहा जाए। भाई बहन 1908 और दालिया 1909, ये इतनी कहानियाँ हैं। दालिया 1909, ये इतनी कहानियाँ आप लोगों को इनका प्रकाशन याद कर लेना है, कभी न तब क्रम से लगाने के लिए इनको दे सकता है, और कुछ नहीं। ठीक है, अब हम लोग आते हैं अगले नाटक पर। इसमें अगले क्वेश्चन पर आते हैं। इसमें नाटक का एक क्वेश्चन दिया हुआ है जो हम लोगों के सिलेबस में लगा हुआ है, सिंदूर की होली। सिंदूर की होली में देखते हैं कि इसमें कथन दिया है कि कौन कौन से कथन सही हैं। ठीक, तो पहला कथन इसमें दिया हुआ है कि नाटक में वैबद्ध की समस्या को केंद्र में रखा गया है। तो वैबद्ध की समस्या मतलब वैबद्ध मतलब विविधता, मतलब एक चीज़ क्लियर नहीं चल रहा है, बार बार चीज़ें घूम के आ रही हैं, पाठक समझ नहीं पाएगा कि होने वाला क्या है, तो वो चीज़ तो एकदम सही है। दूसरा कहना है इस नाटक में 9 पात्र हैं, जिसमें 7 पुरुष और 2 स्त्री हैं, ये भी सही है। ठीक है, फिर तीसरा कहना नाटक के पात्रों में शशिकला, चंद्रकला, रमाकांत, अकबर अली। तो देखो, ना तो अकबर अली इसके पात्र हैं, ना तो रमाकांत इसके पात्र हैं। ठीक, तो इससे सीधे से साबित होता है कि ये जो है गलत है। इसके पात्र हैं मनोरमा एक है और चंद्रकला, 2 महिलाएं। ठीक, डी इसका ऑप्शन है लक्ष्मी नारायण नायक या नौटंकी शैली में पर आधारित, एकदम नहीं नौटंकी शैली पर आधारित है। नौटंकी शैली के बारे में आप लोगों ने पढ़ा ही होगा
कुछ उपन्यास नाटक हमारे मतलब सॉरी कुछ नाटक हमारे में लगे हुए हैं जो नौटंकी शैली पे लिखे हुए हैं, जैसे बकरी है वो नौटंकी शैली पे लिखा हुआ है। अच्छा है, और आप लास्ट ऑप्शन इसमें, इस नाटक की भूमिका राम प्रसाद त्रिपाठी ने लिखी है। तो अब जिन लोगों ने मूल टेक्स्ट पढ़ा होगा तो उनको भूमिका देख लेनी चाहिए कि राम प्रसाद त्रिपाठी ने भूमिका लिखी है। ये इम्पोर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। दूसरी चीज़ इसी के साथ आपको क्लियर करते चले हम कि जो है हमारे सिलेबस में जितने भी टेक्स्ट लगे हुए हैं, खासकर नाटक, उपन्यास, अन्य गद्य विधाएँ, अन्य गद्य विधाएँ में जो उपन्यास या ऐसी चीज़ें कुछ लगी हैं या जीवनी, उसमें आपको देख लेना है कि उनके जितने भी हैं उन सब की भूमिका आपको पता होनी चाहिए। आप सब उनकी सब की भूमिका आपको पढ़ लेनी चाहिए, क्योंकि भूमिका से क्वेश्चन उठाने लगा है। कहीं न कहीं जो पैटर्न चल रहा है वो भूमिका से क्वेश्चन एक आधे क्वेश्चन ज़रूर देता है। ठीक। अच्छा, इसका प्रकाशन वर्ष 1934 है, आपको याद होगा। दूसरा देखते हैं कि हाँ, इनका एक इनकी रचना और जो और नाटक है उसमें हम देख लेते हैं और कौन-कौन से नाटक हैं प्रसिद्ध नाटक, उनका प्रकाशन वर्ष याद कर लेना चाहिए। यूजीसी नेट के लिए तो बहुत ज़रूरी है, बाकी एचपीएससी के लिए तो मुझे ऐसा लग रहा है कि प्रकाशन वर्ष बहुत कम पूछेगा, रचनाएँ पूछेगा। हाँ, इसमें दो है नहीं। अशोक 1907 हम देखते हैं कि अशोक 1907, सन्यासी 1930, राक्षस का मंदिर 1931, मुक्ति का रहस्य 32। देखो अशोक सन्यासी हो गए, अशोक 27 साल के जब थे तो सन्यासी हो गए। अशोक 27 साल के थे, सन्यासी होने होते 30 साल के हो गए। फिर वो राक्षस के मंदिर में गए 31 साल में। ठीक। मुक्ति का रहस्य उनको मिला 32 साल की उम्र में। फिर राजयोग उनका 33 में मिल गया। फिर सिंदूर की होली उनके साथ खेली गई 34 में, और उसी सिंदूर की होली खेली गई 1934 में आधी रात में। अब आपको ये मुझे लग रहा है कि ट्रिक जो है या जो भी तरीका मैंने बताया है आपको समझ में आ जाएगा। देखते हैं कि अशोक 27 साल के जब थे तो उन्होंने संन्यास लिया 1930 मतलब 30 की उम्र में। राक्षस के मंदिर में गए 31 की उम्र में। मुक्ति का रहस्य मिला उन्हें 32 की उम्र में। फिर राजयोग बना 33 में। फिर आधी रात में सिंदूर से होली खेली गई 34 में। ठीक, ये ट्रिक मुझे लग रहा है आप लोगों को काम आएगी। अच्छा, फिर आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोगों का जो है उसमें देखते हैं कि कुंतक सम्मत वक्रोक्ति के भेदों में से निम्नलिखित में से कौन सा एक नहीं है। तो हम लोग इसमें देखते हैं कि विकल्प जो है सी सही है, कह रहे हैं अर्थवक्रता। बाकी जो इसके और हम देख लेते हैं, इसके 6 भेद स्वीकार किए हैं। 6 भेद को हम देख लेते हैं। इसमें आपको याद करने का तरीका, वर्ण पूर्वार्ध, वर्ण परार्ध, दो तरीके, दो भाग ये हो गए। ठीक। फिर वाक्य वक्रता, प्रकरण वक्रता, वाक्य पूरा एक होता है, प्रकरण उससे बड़ा हो जाएगा, वाक्य वक्रता, प्रकरण वक्रता, प्रबंध वक्रता, और एक जो है वर्ण विन्यास वक्रता। ठीक, ये 6 भेद हो गया आपके। आचार्य कुंतक जो है इनका सिद्धांत जो है वक्रोक्ति का सिद्धांत है, और इनकी एक रचना है वक्रोक्ति जीविता। ठीक है ना, इनकी रचना है वक्रोक्ति जीविता। ये आप काव्य शास्त्र में पढ़ेंगे तो ये चीज़ अगर आपने पढ़ा होगा तो ठीक है, नहीं पढ़ा तो ये चीज़ आपको क्लियर हो जानी चाहिए कि आचार्य कुंतक ने कौन सा सिद्धांत दिया और उनकी कौन सी रचना है। ठीक है ना। ठीक है, आगे फिर हम चलते हैं। एक क्वेश्चन है संसार की 20 नंबर क्वेश्चन है, संसार की कोई लिपि सर्वाधिक पूर्ण हेतु एकमात्र देवनागरी लिपि है, कथन किसका है। तो ये आइजैक पिटमैन का है। इसको तो आपको याद ही करना पड़ेगा, इसमें समझाने का कोई वो है नहीं। ठीक है ना। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। उत्तर आधुनिकता की प्रवृत्ति मानी जाती है। उत्तर आधुनिकता, पाश्चात्य काव्यशास्त्र। काव्यशास्त्र आपने अगर पढ़ा है तो उसमें आपको उत्तर आधुनिकता पता होनी चाहिए, उत्तर आधुनिकता क्या होती है। तो अगर उत्तर आधुनिकता की प्रवृत्ति मानी जाती है, पहला कथन है कि सांस्थानिक शैथिल्य तथा सर्वसत्तात्मक के स्थान पर बहुलता को प्रोत्साहन। दूसरा है हाशिए के लोगों के अधिकार का समर्थन। हाशिए मतलब जो कहेंगे समाप्त हो रहे हैं, जो समाज के निचले तबके के लोग कहेंगे, सीधे समाप्त नहीं कहेंगे, निचले तबके के लोग हैं, अधिकारों का समर्थन। डी है महावृतांत का समर्थन। तीसरा है साहित्य में विरचनावाद, विखंडनवाद की प्रतिष्ठा।
तो हम देखते हैं कि ए, बी और डी हमारे विकल्प जो है वो सही है। हो गया, ठीक है। फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन है, बालकृष्ण नवीन किस पत्रिका का संपादन किया? बालकृष्ण शर्मा मैंने किस पत्रिका का संपादन किया? तो प्रभा का संपादन किया। अब ये तो रटने ही वाली चीज़ है, इसमें कुछ समझाने का है, ठीक है। फिर इसी में 2-3 पत्रिकाओं के बारे में और हम देख लेते हैं, कौन कौन सी 2-3 पत्रिकाएं हैं। 2-3 पत्रिकाएं देख लेते हैं। जागरण पत्रिका शिवकुमार सहाय की 1982। जागरण पत्रिका जो है शिवपूजन सहाय की 1982। कहाँ से प्रकाशित होती थी? बनारस से प्रकाशित होती थी। शिवपूजन सहाय देहाती दुनिया की प्रसिद्ध रचना पूछी जाती है अक्सर। तो शिवपूजन सहाय 1982 में बनारस से जो है प्रकाशित होती थी। दूसरी देख लेते हैं करमवीर जो है माखनलाल चतुर्वेदी और माधवराव सप्रे, जबलपुर 1924, जबलपुर से 1924 में प्रकाशित होती थी। ठीक है, अब आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन जो है, 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बाल मुकुंद गुप्त द्विवेदी युग के रचनाकार हैं। तो रचनाकार हैं ये तो आपको पता होगा द्विवेदी युग क्या है, ठीक। दूसरा है वायसराय का कर्तव्य निबंध में गुप्त जी कहते हैं वह इस देश की प्रजा का यहाँ के चिथड़ा पोष कंगालों के प्रतिनिधि होने का दावा रखता है क्योंकि उसने इस भूमि में जन्म लिया है। अब अगर आपने वायसराय का कर्तव्य निबंध पढ़ा है तब तो आप जान पाएंगे। तो अगर तो यह शिव शंभू का चिट्ठा जो है हम लोगों का निबंध है, ये 1904 से 1905 में लिखा गया था। एक पत्रात्मक शैली में लिखा गया, पत्रों के माध्यम से। उसी में एक प्रकरण कह लें या फिर इकाई कह लें, उसका नाम जो है वायसराय का कर्तव्य, उसमें ये बात कही गई है। तो हम देखेंगे कि दोनों विकल्प हमारे ए और बी दोनों विकल्प सही हैं, ठीक है। फिर आगे देखते हैं, कविता करना अत्यंत पुण्य का फल है। तो ये हमें अगर आप लोगों में से कुछ लोगों ने पढ़ा है स्कंदगुप्त नाटक, जिन लोगों ने पढ़ा है उन लोगों के तो समझ में आ जाएगा कि ये क्वेश्चन कहाँ से आया है। तुरंत वो लोग केवल इतने ही कथन से वो पकड़ लेंगे कि ये क्वेश्चन कहाँ से आया हुआ है। कविता करना अत्यंत पुण्य का फल है, ये क्वेश्चन 2025 में जनवरी में एग्जाम हुआ, उसमें भी पूछा गया था कि ये कथन किसका है। तो इतने से ही आप अगर समझ में आ जाता है कि ये मात्रगुप्त का है, ये कथन मात्रगुप्त का है, बात खत्म। इसका भी प्रकाशन 1928 आपको बता चुके हैं। इसमें 17 गीत हैं, ये भी आपको पहले बता चुके हैं। 5 अंक हैं और 33 दृश्य हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, हम देखते हैं निराला की कविताओं के संबंध में कथन सत्य है। कथन सत्य है, पान मैं ही चूना या कुकुरमुत्ता कविता से है। तो आप लोगों ने अगर पढ़ा है कुकुरमुत्ता तो पता चलेगा हाँ ये है, उससे सही है। दूसरा देते हैं, वह हंसी बहुत कुछ कहती थी या पंक्ति बांधो न नाव इस ठाव बंधो, इस कविता से है, ये भी सही है। फिर तीसरा कथन इसमें देखते हैं, सी जो है, रेज कुटिल प्रसार कामी केश गुच्छ गुच्छ या पंक्ति जागो फिर एक बार कविता में आई है। फिर अरे वर्ष के हर्ष या पंक्ति गर्जन के भर दो वन से है। तो ये पंक्ति जो है नहीं है, इसमें हमारे विकल्प सही है ए बी डी। पहले ही हम 3 विकल्प लगा के आ चुके हैं, तो हमारा विकल्प सी सही हो जाएगा। कुकुरमुत्ता कविता से, कुकुरमुत्ता यहाँ पे दिया पान में ही चूना है, यह कविता कुकुरमुत्ता कविता से है। तो कुकुरमुत्ता का प्रकाशन 1942 है, हमको पता होना चाहिए कि 1942, ठीक। अच्छा, देखिए हो सकता है आप लोगों को लग रहा हो कि हम जो है क्वेश्चन पेपर बहुत धीरे सॉल्व करा रहे हैं। अगर आपको लगता है कि केवल क्वेश्चन पढ़ें और क्वेश्चन पढ़ने के बाद विकल्प पढ़ के हम सही और गलत बता दें, आगे निकल जाएं, तो ये मुझसे होने में बहुत समस्या है। मैं करने के लिए मैं कर दूंगा, परंतु मेरी इच्छा रहती है कि जो विस्तार से दिया मैं उसको आपको पूरा समझाता चलूँ। अगर आपने ये 100 क्वेश्चन तैयार किए, 90 क्वेश्चन तैयार किए, तो मैं गारंटी लेके कहता हूँ इसके साथ साथ आपके 400 क्वेश्चन तैयार होंगे कम से कम। एक क्वेश्चन पेपर में 400 क्वेश्चन तैयार होंगे। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोगों के साथ में एक क्वेश्चन पेपर में 400 क्वेश्चन कम से कम तैयार हो जाएं।
तो हम लोग थोड़ा और इसमें देख लेते हैं। निराला की कुछ रचनाओं के बारे में दिया हुआ है। निराला जी की कुछ रचनाएं हैं फेमस, उनके बारे में उनका दिया हुआ है प्रकाशन वर्ष। तो उनका हम देख लेते हैं। अनामिका 1923 पहला जो है पहला संस्करण, दूसरा संस्करण आया था 1938 में, 1923 दूसरा संस्करण 38 में, ठीक है। फिर परिमल 1930 है, गीतिका 36 है, तुलसीदास 30 है, सांध्यकांकली 69 है, नए पत्ते 46 है और बेला 46 है, ठीक है। अर्चना 1950 है, अर्चना देखते हैं वो 1950 है, अरिमा 1943। तो ये रचनाएं आपको पता होनी चाहिए इनका प्रकाशन वर्ष क्या है। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि साकेत के प्रारंभिक 5 सर्ग किस पत्रिका में प्रकाशित हुए थे। ये देखते हैं, तो प्रकाशित हुए थे सरस्वती में, हम ये पता है सरस्वती में प्रकाशित हुए थे प्रथम 5 सर्ग, ठीक। इसमें कुल कितने सर्ग हैं? 12 सर्ग हैं, ठीक है ना। और इसका प्रकाशन वर्ष कब है साकेत का प्रकाशन वर्ष महाकाव्य 1931, साकेत का प्रकाशन वर्ष 1931 है, ठीक। बाकी कुछ रचनाएं और हैं मैथिली शरण गुप्त जी की, मैं कहूँगा कि उन रचनाओं को भी हम लोग देख लेते हैं, उनके बारे में भी हमको पता होना चाहिए कि कौन सी रचना का प्रकाशन वर्ष कब है। रंग में भंग 1909, जयद्रथ वध 1910 है इसमें, हाँ ओके, एक मिनट आप लोग देखते चलिए, ठीक। रंग में भंग 1909, जयद्रथ वध 1910। फिर पंचवटी पंच इसमें भी आ रहा है, और तो 25 में भी पंच आ रहा है। इससे आप समझ जाइए कि 1925 और भारत भारती 1912 आपके सिलेबस में। यशोधरा 1932, यानी यशोधरा जो थी वो 32 साल की थी, इससे आप तुलना कर लीजिए, आपको हमेशा याद रहेगा, बात खत्म। किसान 1917। गांव में जैसे कहते हैं ना कि अब गांव के जो लड़के हैं पढ़े लिखते अगर नहीं तो 17 साल की उम्र में किसान बन ही जाते हैं, तो किसान 17 साल आपको हमेशा याद रहेगा। यशोधरा 32 साल की थी 1932। पंचवटी में 25 है, पंच में भी 25 पंच लग रहा है, इस हिसाब से 25 मान लीजिए उसको, 1925 हो गए, ठीक। भारत भारती आपके सिलेबस में लगी हुई है, आपको पता होगा 1912, ठीक। साकेत 1931। फिर एक कथन है, दिन के उजाले में वह गवाह थी, मुजरिम थी, हर चीज़ का उसे तकाजा था, इस अकेलेपन में कोई गिला नहीं, उलाहना नहीं, सब खींचातानी खत्म हो गई, जो अपना है वह बिल्कुल अपना सा हो गया, जो अपना नहीं है उसका दुख नहीं, अपनाने की फुर्सत नहीं। यह उद्धरण किस कहानी से लिया गया है? तो ये कहानी है परिंदे कहानी से, निर्मल वर्मा जी की कहानी है। निर्मल वर्मा जी की कहानी है परिंदे 1960, निर्मल वर्मा 1960 में, ठीक है। देखिए इसमें भी दिया हुआ 1960। उनकी 2-3 कहानियाँ और, जलती झाड़ी, कावे और काला पानी। जलती झाड़ी मुझे याद नहीं, फिलहाल शायद 66 के आसपास है संभवतः, ठीक। आकाशदीप कहानी लगी हुई है हमारे सिलेबस में, जयशंकर प्रसाद जी की 1928। अपना अपना भाग 1931, अपने सिलेबस की कहानियाँ हैं ना, आपको पता। सिक्का बदल गया 1948, ठीक। फिर आते हैं अगला क्वेश्चन जो उस पर देखते हैं कि निबंधकार विवेकी राय के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। अब निम्न कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। पहला कथन है कि विवेकी राय के निबंध ठोस विधागत ढांचे के उदाहरण। विवेकी राय किसान, अध्यापक, लेखक थे, उन रचनाओं में उनके तीनों रूप प्रकट होते हैं। तो ये तो कथन एकदम सही है, इसमें दो नहीं, ठीक है ना। फिर आते हैं अगला जो इसमें विकल्प दिया हुआ है, सी विकल्प है कि विवेकी राय के निबंध में व्यक्तित्व की छाप कम और विचार की धार अधिक है। विवेकी राय की भाषा भोजपुरी की धीमी आंच पर पकी है, इसमें खड़ी बोली का व्याकरण है और छौक वगैरह भोजपुरी का है, एक विकल्प सही। फिर ई विकल्प है, विवेकी राय के निबंध राष्ट्र के प्रति उनकी चिंताओं और सरोकारों का प्रतिफलन है, सही। 3 विकल्प सही हमारे। तो इसमें हमारा हो गया बी, डी, ई। देखते हैं कौन सा विकल्प है, बी विकल्प है, ठीक है ना, बी, डी। अच्छा, इनके कुछ और निबंध हैं, मैं कहूँगा थोड़ा इनके और निबंधों पे एक नज़र देख लेते हैं जल्दी जल्दी बिना समय गवाए। देखते हैं कि किसानों का देश 56, किसानों का देश इनका 56 में है। गाँवों की दुनिया 1957, त्रिधारा 58, फिर बेतलवा डाल पर 62, और कौन है, आस्था और चिंतन 91, गंवई गंध गुलाब। देखिए गंवई गंध गुलाब 1980 इम्पोर्टेंट है।
आम रास्ता नहीं 1988। ठीक है, इसमें आपको हम महत्वपूर्ण निबंध बता देते हैं कौन कौन से हैं। आप देखेंगे कि इसमें एक है फिर बेतलवा डाल पर 1962, गंवईगंज गाँव 1980, आम रास्ता नहीं 1988। ये 2-3 जो है उपन्यास, गाँव की दुनिया 1957, 2 दिन उपन्यास नहीं निबंध, ये जो है इम्पोर्टेंट है। ठीक, फिर अगले क्वेश्चन पर हम आते हैं, देखते हैं कि इसमें तो हम लोग अगले क्वेश्चन पे बात कर रहे थे। 29 नंबर क्वेश्चन है, इसमें कथन दिए हुए हैं और उसका कारण दिया हुआ है। तो कथन पढ़ते हैं कि प्रयोगवादी कवि ने जिस नए सत्य के शोध और प्रेषण के लिए नए माध्यम की खोज की घोषणा की थी, वह इस सत्य की मध्यवर्गीय समाज के व्यक्ति का सत्य था। अब ये कथन आपको ध्यान दे के पढ़ना पड़ेगा कि प्रयोगवादी कवि ने जिस नए सत्य के शोध और प्रेषण के नए माध्यम की खोज की घोषणा की थी, वह सत्य इस मध्यवर्गीय समाज, हाँ, तो मध्यवर्गीय समाज के लिए था। हमारा विकल्प ये जो है वह सही है। इसका कारण क्या दे रहे हैं? मध्यवर्गीय समाज के सत्य की अभिव्यक्ति प्रयोगवाद में पहली बार हुई। ऐसा तो नहीं पहली बार हुई, उसके पहले द्वंद्वात्मक भौतिकवाद या कहेंगे समाजवाद, और उससे पहले मतलब मार्क्सवाद भी। तो उन चीज़ों में मध्य वर्ग और निम्न मध्य वर्ग की हो चुका उल्लेख, तो ये चीज़ें गलत हैं। तो हम देखें ये हमारा सही है, पहला विकल्प सही है, दूसरा विकल्प गलत है। प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना 1936, मुंशी प्रेमचंद, लखनऊ। आपको क्लियर होना चाहिए। ओके, थैंक यू। हो सकता है आपको क्लास बोरिंग लगी हो, परंतु मैं आपसे कहना चाहूँगा कि मैं 90 क्वेश्चन कराऊँगा, उसके साथ एक क्वेश्चन पेपर कराऊँगा, उसके साथ कम से कम आपको 400 क्वेश्चन क्लियर कराऊँगा। उसके साथ में जो भी टेक्स्ट के पात्र आएंगे उनको, उसका प्रकाशन वर्ष, प्रमुख पात्र, ये चीज़ें, या हो सकता है थोड़ा मोड़ा उसकी कहानी भी मैं आप लोगों को कथानक भी बताता चलूँ साथ में। मुझे लगता है अगर आप लोग कहिए आपको लगता है कि नहीं यही चाहिए, विकल्प पढ़िए और उसका उत्तर दे दूँ, उतना भी किया जा सकता है, मगर मेरा मानना ऐसे है तो मैं ऐसे ही करूँ। ओके, थैंक यू, मिलते हैं फिर अगली बार।